सभी साथियों को नमस्कार। आशा है कि इसमें जो इमोजी दिख रहा है वैसे ही आपका जीवन भी मुस्कुराते हुए बीत रहा होगा। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन हमको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि डटकर सामना करना है। तो साथियों, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग अच्छे होंगे, ये वीडियो आगे स्टार्ट किया जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे और समझेंगे गणित की कुछ अवधारणाओं को। लेकिन उसके पहले दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों का प्यार हमको मिलता रहे और हम आपका हमेशा सहयोग करते रहें। साथियों, हम आज हल करेंगे, समझेंगे अध्याय 7 कक्षा 9वीं के अध्याय 7 राशियों की तुलना चैप्टर से प्रश्नावली 7.2। इसको हल कैसे करना है और इसको करने के लिए कौन कौन से सूत्रों का उपयोग किया जाएगा। तो पहले इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। आइए चलते हैं, इसके सूत्रों को हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो हम इसके पहले पिछली कक्षाओं में ब्याज के बारे में पढ़े हैं, स्पेशली साधारण ब्याज के बारे में। तो पहले इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि ये होता क्या है। सभी बच्चों को पता होगा साधारण ब्याज, जिसको हम SI या सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट से भी दर्शाते हैं। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? SI = P × R × T / 100, या फिर SI या साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये केवल रिवाइज है आपके लिए, ताकि ये पिछले प्रश्नों से आप या पिछली कक्षा से अपने आप को मतलब जोड़ पाएं। यहाँ पर P जो होता है, P अक्षर हम यूज करते हैं मूलधन के लिए। मूलधन P, ये P होता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट जिसको हम क्या कहते हैं? मूलधन। और इसको शॉर्ट करने के लिए या इसका संक्षिप्त रूप P हम यूज करते हैं। उसी प्रकार से R आता है और R को कहा जाता है दर। तो इन सब पे हम चर्चा करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। और T होता है समय। तो साथियों, पहले हमारे लिए यह समझना इम्पोर्टेंट होता है कि मूलधन क्या होता है। देखिए, जब हम किसी से कोई पैसा, कोई रुपया उधार लेते हैं, जो शुरुआती रकम हमारा स्टार्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने किसी से 100 रुपया यदि उधार लिया है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? मूलधन। अभी 100 रुपये पे मान लीजिए हम 1 महीने यूज किए, 2 महीने यूज किए, उसके बाद एक निश्चित रकम तो 100 रुपये हम लौटाते हैं। उसके साथ मान लीजिए 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, कुछ भी अमाउंट हम अलग से लौटाते हैं, तो ये कहलाता है ब्याज। और इस ब्याज की गणना 2 प्रकार से होती है। तो एक प्रकार इसमें से क्या है? आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है साथियों? जब हम किसी भी पैसे को जो हमने उधार लिया है, उसका एक निश्चित समय में कुछ रेंट हमको पटाना पड़ता है, कुछ किराया या फिर अतिरिक्त रुपया हमको देना पड़ता है, वह कहलाता है साधारण ब्याज। ठीक है साथियों, जैसे कि मान लीजिए कि 100 रुपये पे यदि 10% है, तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक 100 रुपये पे हमको 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। सपोज कि हमने किसी व्यक्ति A से किसी व्यक्ति से हमने मान लीजिए X व्यक्ति से 100 रुपया ये लिया हुआ है, तो Y व्यक्ति को 10% के हिसाब से 100 रुपये के साथ साथ इस 10 रुपये को भी पटाना पड़ेगा। मतलब उसको टोटल 110 रुपये देना पड़ेगा 1 साल बाद। यदि इसी को तो इस हिसाब से हम क्या समझेंगे कि यहाँ पर दर जो हो गया 10% हो गया। इसी का हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए दर जो है 5% है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? फिर यहाँ पर 10 के बजाय कितना पटाना पड़ेगा? 5%। यदि साल भर का वहाँ पर इंटरेस्ट कितना है या ब्याज कितना है? 5 है, तो प्रत्येक 100 रुपये के पीछे उसको 5 रुपये देना पड़ेगा। इसी प्रकार से समझ के रखिए साथियों कि यदि किसी का 4% है, तो मतलब प्रत्येक 100 रुपये के लिए उसको 4 रुपये देना पड़ेगा। यदि उसका मान के चलिए कि 8 रुपये है, तो प्रत्येक 100 रुपये के लिए 8 रुपये उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मतलब यदि मान लीजिए कि 100 रुपये उसने लिया है तो 108 रुपये देगा, या फिर 200 लिया है तो 16 रुपये उसको देना पड़ेगा, यदि इंटरेस्ट रेट 8% है तो ये साधारण ब्याज हो गया। और उसकी गणना इस तरीके से हम करेंगे। और यहाँ पर मूलधन जो प्राइम कॉस्ट होता है, जो हम शुरू में पैसा दिए रहते हैं या लिए रहते हैं, वह पैसा होता है दर। जिस दर से हमारा ब्याज मतलब गिना जाता है, निर्धारित किया जाता है, वह दर होता है। और ये दर हमेशा परसेंट में रहता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे 5% है, मतलब प्रत्येक 100 रुपये पे 5 रुपये उसको चार्ज देने पड़ेंगे, और वो साल भर का रहेगा।
और यदि उसी प्रकार से कहेंगे मतलब 100 रुपये के लिए 5 रुपये, तो 200 के लिए 10 रुपये, 300 के लिए 15 रुपये, आप चाहें तो इस सूत्र में उसका मान रख के हल कर सकते हैं। और टी जो होता है वो समय होता है, हमने पहले ही बता दिया। समय 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ऐसे करके भी हो सकता है, 6 महीने के लिए भी हो सकता है। उनके निर्धारण का तरीका अलग अलग होता है। तो यह हो गया एकदम सिंपल सा साधारण ब्याज। अब हम आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की ओर। तो साथियों, अभी हमारे सामने है चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या होता है इसको पहले हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमने पिछले उदाहरण में साधारण ब्याज के लिए समझा कि मान लीजिए हमने किसी से 100 रुपया उधार ले लिया और 1 साल बाद 10% यदि उसका ब्याज दर है तो 10 रुपये ब्याज के साथ हमने उसको 110 रुपया दे दिया। अब किसी कारण से हम अगले साल उसका ब्याज या फिर यह पैसा नहीं लौटा पाए, तो फिर से क्या होगा, 100 रुपये का फिर से हमको 10 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से पहले का 10 रुपये और अभी का 10 रुपये कुल मिलाकर उसको कितना देना पड़ेगा, 120 रुपये। तो यह था साधारण ब्याज का स्तर। ठीक है साथियों, मतलब यहाँ पर हमने 100 रुपया लिया था, पहले साल के लिए 10 रुपये के साथ 110 रुपये हुआ और अगले साल फिर से 100 रुपये का 10 रुपये ब्याज और पहले का 10 रुपये ब्याज, मतलब ये कुल मिला के हो गया 120 रुपये। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि चक्रवृद्धि मतलब इसमें एक निश्चित समय के बाद जो मूलधन है उसमें वृद्धि होते जाता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि यदि हमने 100 रुपया लिया हुआ है, उसका 10 रुपये ब्याज 1 साल का हुआ और 110 रुपये उसका 1 साल में बनता है। किसी कारण से उसने 110 रुपया उस साल में नहीं उसके पास नहीं हो पाया, उसने नहीं पटाया, तो अगले साल क्या हो जाएगा, इस पूरे 110 रुपये का ब्याज बनेगा। मतलब 100 रुपये का ब्याज बनेगा 10 रुपया और इस 10 रुपये का ब्याज बनेगा 1 रुपया। आप चाहें तो काउंट करके देख लीजिए। उसी प्रकार से तो यहाँ पर कुल मिला के अगले साल के लिए इसके पास कितना हो गया, 111 रुपया। मतलब पहले साल का 10 रुपया और इस साल का 11 रुपया, तो कुल मिला के इसको 2 साल बाद कितना रुपया देना पड़ेगा, 121 रुपया। जबकि यहाँ पर कितना देना पड़ रहा था, 120 रुपया। साथियों, हमको देखने से ऐसा लगेगा कि इसके बीच में अंतर जो है वो सिर्फ 1 रुपये का है, लेकिन ये तो 100 रुपये का उदाहरण था। यदि मान के चलिए यही हम 1000 रुपये के लिए बोलें तो 10 रुपये का अंतर होगा, यदि 10,000 के लिए बोलें तो ये बढ़ते जाएगा, 100 रुपये का अंतर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर चेंजेस आता है। मतलब साधारण ब्याज से जो पैसा दिया है या लिया है उसको क्या होता है, एक निश्चित रकम मिलती है और ब्याज पर कोई ब्याज नहीं मिलता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर होता क्या है कि जो मूलधन है उस पर तो ब्याज मिलता ही है, साथ में यदि वो किसी कारण से उसको नहीं लौटा पाते, एक निश्चित समय तक उसको पे नहीं कर पाते, तो इस ब्याज पर वापस से क्या लगता है, ब्याज लगता है। मतलब मूलधन का भी ब्याज लगता है और इस जो ब्याज है उसका भी ब्याज लगता है। तो इस प्रकार से ये कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसकी गणना कैसे की जाती है, इसके लिए सूत्र को देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पर। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होगा, मूलधन 1 धन दर, अच्छा यहाँ पर समय भी आएगा घात के रूप में n, 1 धन दर बटे 100 ऋण मूलधन। या फिर इसको हम जैसे कि संकेतों के रूप में लिखें तो चक्रवृद्धि ब्याज को CI लिखा जाता है। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, और मूलधन को हम लिखते हैं P1 प्लस R को दर को हम जैसे कि R लिखते हैं, नीचे आ गया 100, और यहाँ पर साथियों समय को हम n से दर्शाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा मूलधन। इसी में यदि हमको मिश्र धन निकालने के लिए कहा जाता है, मतलब A, मिश्र धन हम A को कहेंगे, तो A के लिए सामान्य सूत्र हो जाता है P1 प्लस R अपॉन 100 और टू द पावर n। ये मिश्र धन का सूत्र है और ऊपर जो हमने लिखा है वो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है। ये मिश्र धन क्या होता है साथियों, तो मिश्र धन के लिए हम इस प्रकार से समझेंगे, जो हमारा मूलधन है मतलब P और उसमें जो भी इंटरेस्ट होता है, ये दोनों जब आपस में जुड़ जाते हैं तो मिश्र धन बनता है। समझ लीजिए, मिश्र धन, इसमें मतलब मिक्सचर हुआ है। क्या क्या चीज़ का मिक्सचर हुआ है, मूलधन का और ब्याज का। इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो बनने वाला जो अमाउंट होता है उसको मिश्र धन कहा जाता है। तो यहाँ पर CI इक्वल टू, मतलब यदि केवल हमको मिश्र धन ब्याज निकालने के लिए कहा जाए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, तो यह सूत्र का उपयोग करना है। और यदि ये कहा जाए कि
हमको कुल कितना पैसा देना है, केवल ब्याज नहीं, हमको टोटल, मान लीजिए कि हमने किसी से 100 रुपये उधार लिया, 2 साल के बाद 10% के रेट पे कुल उसको कितना पैसा देंगे, कुल जहाँ पर कहा जाए तो वहाँ पर हम मिश्र धन का उपयोग करेंगे इस सूत्र का, और यदि ब्याज की गणना करने के लिए कहा जाए तो इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा साथियों, यहाँ पर एक और हमारे पास सूत्र है कि यदि मान लीजिए हमको ब्याज पता चल जाता है, या फिर ब्याज मूलधन और मिश्र धन में क्या संबंध है, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है, उसको सूत्र के रूप में ऐसा लिख सकते हैं कि मिश्र धन जो होता है बराबर हम क्या लिख सकते हैं, मूलधन धन ब्याज। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, या फिर A = P + I, या फिर इसी को हम बदल बदल के भी लिख सकते हैं कि जैसे P का मान निकालना है तो P = हो जाएगा A - I। ठीक है साथियों, या फिर यदि हमको I निकालना है तो I के मतलब यहाँ से ही हमको 1, 2 और ये 3 सूत्र अलग अलग मिल गए। यदि I निकालना है हमको तो A - P हो जाएगा। मतलब ब्याज यदि निकालना है तो मिश्र धन में मूलधन को घटा दीजिए, ब्याज मिल जाएगा। अब साथियों, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की हमको गणना करनी है, इसलिए बने रहिए, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो साथियों, यहाँ पर पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है छमाही या फिर अर्धवार्षिक गणना करने के लिए यदि कहा जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि जो जैसे कि इंटरेस्ट हमारा मान लीजिए कि 12% है, तो ये 12% किसका है, मान लीजिए वार्षिक है, 1 साल का है। तो हमको ये समझ के चलना है कि अर्धवार्षिक यदि गणना करनी है तो ये 12% जो साल का है, तो अर्धवार्षिक यदि गणना करते हैं तो साल में कितने बार अर्धवार्षिक या छमाही पढ़ते हैं, 2 बार। तो इसमें 2 का भाग दे दीजिए, आपको आ जाएगा 6%। मतलब अब क्या है कि वहाँ पर जो हमको इंटरेस्ट रेट लगाना है, ब्याज दर लगाना है, वो कितना लगाना है, 6% लगाना है। मतलब ऐसा मान के चलिए कि साल भर का यदि 12% है तो आधे साल, छमाही मतलब आधा साल, या फिर अर्धवार्षिक, उसके लिए कितना प्रतिशत लगाना पड़ेगा, 6% लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर यदि दर जो है 10% है तो फिर हमको कितना प्रतिशत लगाना पड़ेगा, उसका आधा 5%। सिंपल है, आप समझ सकते हैं। यदि यहाँ पर मान लीजिए कि 8% है तो फिर कितना प्रतिशत लगाना है हमको, 4%। इसका मतलब ये है, सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ जो समझिए, कि यदि हमारे पास साल भर का ब्याज दर यदि 8% है साल भर का, तो हमको 6 माह के हिसाब से यदि गणना करनी है तो 6 माह के हिसाब से मतलब प्रत्येक 6 महीने में ब्याज को जोड़ना है। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया जाता है, देखिए मतलब जैसे कि साल भर हमने किसी को 100 रुपये लिया, 10 रुपये ब्याज दिया, अगले साल के लिए 110 रुपये हो गया, 110 रुपये नहीं पटा पाया तो 110 रुपये को हमने मूलधन मान के इसके 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज, या फिर जो भी 10% है, मान लीजिए यहाँ 10% के हिसाब से समझ लेते हैं अपन कि यहाँ पर जो ब्याज है वो 10% है, सिंपल सा आप समझ के चलिए। तो यहाँ पर 10% है यदि, तो 10% का 6 माही के हिसाब से कितना हो जाएगा, 5%। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, 100 रुपये का लिया, 10 रुपये हुआ, 110 रुपये हुआ साल भर का। लेकिन 6 माही के हिसाब से यदि करेंगे तो 6 महीने के लिए 100 रुपये का पहले जोड़ा जाएगा, तो 6 महीने के लिए 5% होगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 110 रुपये है इसका 5 रुपया, और 10 रुपये का क्या हो जाएगा, 50 पैसा। मतलब कुल मिला के इसका 6 महीने के लिए हमारे पास जो 110 रुपये तो हो गया, ये 6 महीने के बाद इसका जो मूलधन है 115 रुपया 50 पैसा आ जाएगा। और अगले 6 महीने के लिए इस 115 रुपया 50 पैसे पे हमको क्या करना है, ब्याज निकालना है। मतलब 100 रुपये का 5 रुपया, 10 रुपये का 50 पैसा और इस 5 रुपये का 25 पैसा। इस तरीके से लमसम ये आपका 25 और यहाँ 5 120, मतलब ये आपका तकरीबन 121 रुपया और 25 पैसा लगभग बनेगा। तो साथियों, आपको याद होगा चक्रवृद्धि ब्याज के यदि हम सीधा सीधा 1 साल के लिए 10% पे जोड़े तो कितना हो रहा था, 121 रुपया हो रहा था। आप पीछे जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है, 121 रुपये 25 पैसा। मतलब डिफरेंस कितना का आ गया, 25 पैसे का। तो कुछ लोग जो मतलब समझ लेना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज साल भर का ना देकर 6-6 महीने के हिसाब से काउंट करते हैं, ताकि उनके जो इनकम में थोड़ा बहुत और ज़्यादा इजाफा हो सके, वृद्धि हो सके। देखिए यहाँ पर क्या है, यदि चक्रवृद्धि सिंपल ब्याज लेते हैं तो 120 रुपये लगता है, आप पीछे देख सकते हैं। और यदि चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं तो 121 रुपये लगता है। लेकिन यदि छमाही या अर्धवार्षिक या आधे साल में गणना की जाए तो 121 रुपये 25 पैसा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उनको ज़्यादा मुनाफा
मिल रहा होता है। तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि उनका जो इंटरेस्ट है वो हर 6-6 महीने में काउंट किया जाए। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि दर जो होता है वो वार्षिक होता है, लेकिन जब सूत्र में हम बिठाएंगे तो उसको छमाही के हिसाब से बिठाएंगे, मतलब वार्षिक का क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। इसी प्रकार से समय में भी परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है देखते हैं। यदि समय बराबर n बराबर 1 वर्ष है तो इसका मतलब क्या हो गया कि साल में कितने बार, एक साल में कितने बार छमाही आ सकते हैं, ऑब्वियसली 2 बार आ सकते हैं। तो यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा, 2 छमाही हो जाएगा। इसी प्रकार साथियों यदि ये n बराबर 1 वर्ष की बजाय 2 वर्ष है तो इसका मतलब मान के चलिए कि 2 वर्ष में कितने बार छमाही आ सकते हैं। छमाही मतलब 6-6 महीने का समूह। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 2 बार 6-6 महीने आ सकते हैं। और 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं। तो इसलिए 4 बार 6 माह आ सकते हैं। या फिर 2 साल में 4 आधे साल होते हैं, मतलब 2 वर्ष में 4 आधे वर्ष होते हैं। तो इस प्रकार से छमाही हो सकता है। यदि कहीं पर ऐसा दिया है 1/2 या फिर 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 1 साल के लिए 2 छमाही और आधे साल के लिए 1 छमाही, मतलब टोटल कितने छमाही हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 छमाही हो सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए कि गणना कैसे करने के लिए कहा गया है, अर्धवार्षिक या छमाही, मतलब आधे आधे साल में जोड़ने के लिए कहा गया है आपका जो भी ब्याज है। तो हमने तो दर को समझ लिया कि दर जितना भी रहेगा उसका आधा हो जाएगा हर 6 महीने के लिए, मतलब 10% साल भर का है तो 6 महीने के लिए 5% होगा। लेकिन समय भी उसी तरीके से हमको विभाजित करना पड़ेगा, समय बढ़ते जाएगा। कैसे, एक साल में 2 छमाही होते हैं, 2 साल में 4 छमाही होते हैं। मतलब यदि 1 साल है हमारे पास, 1 साल के लिए किसी ने उधार लिया है और 6-6 महीने में जोड़ना है, तो 1 साल में कितनी बार जोड़ेंगे, 2 बार। 2 साल में कितनी बार जोड़ेंगे, हर 6 महीने के हिसाब से 4 बार। या 1.5 साल है तो हर 6 महीने के हिसाब से कितनी बार जोड़ेंगे, 3 बार वहाँ पर जोड़ा जाएगा। इसीलिए समय में जो है छमाही के अनुसार इस प्रकार से परिवर्तन आएगा। अब ठीक इसी तरीके से त्रैमासिक या तिमाही गणना भी होता है, उसको आप आकलन कीजिए या सोचने का प्रयास कीजिए, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। हाँ तो साथियों यहाँ पर हम देखेंगे यदि गणना तिमाही करने के लिए कहा जाए तो क्या होगा। तो उस कंडीशन में ये होगा कि जैसे साल भर का 10% वार्षिक रेट है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% वार्षिक है। तो वार्षिक मतलब हमारे पास होते हैं 12 माह, ठीक है साथियों। लेकिन 3-3 माह के हिसाब से यदि हमको आकलन करने के लिए कहा जाए तो 12 माह को यदि हम समूह बनाते हैं कितने, 3-3 माह का, तो टोटल कितने त्रैमासिक हो सकते हैं, 4 त्रैमासिक या 4 तिमाही वहाँ पर हो सकते हैं। मतलब साल भर में 12 महीने होते हैं और 12 महीने के लिए इंटरेस्ट यदि 10% है तो 3-3 महीने के हिसाब से कितना होगा। तो एक साल में 4 बार तिमाही आते हैं, मतलब इस जो टोटल रेट है, जो टोटल वार्षिक इंटरेस्ट रेट है, उसमें हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे तो हमको तिमाही प्रतिशत निकल जाएगा। मतलब हर 3 महीने के लिए कितना प्रतिशत लगेगा, 2.5%। इसको ऐसा समझिए कि पहले 3 महीने के लिए 2.5%, फिर दूसरे के लिए 2.5, फिर तीसरे के लिए 2.5, फिर चौथे के लिए 2.5, और यदि टोटल करते हैं तो 2.5 5 हो गया, और 2.5 7.5, और ये 2.5 पूरे 10%। मतलब क्या है, इस प्रकार से ये फैल जाता है कि त्रैमासिक के हिसाब से यदि किया जाता है तो साल भर का जो भी वार्षिक दर है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे, तो ये जो आंसर आएगा वही क्या होगा, 1 महीने का इंटरेस्ट रेट होगा। उसी प्रकार से समय का भी परिवर्तन किया जाता है। कैसे किया जाता है देखते हैं। तो साथियों समय के लिए हम यहाँ पर लेके चलेंगे। देखिए 1 साल में 12 माह अभी हमने समझा, तो कितने बार तिमाही आएंगे, 4 बार। 3-3 महीने का ग्रुप कितनी बार आएगा, 4 बार। उसी प्रकार से 2 साल में कितनी बार तिमाही आएंगे, 8 बार। क्योंकि मान के चलिए 3-3 महीने का हम ग्रुप लेके चलते हैं तो 1 साल में 4 बार 3-3 महीने के ग्रुप आते हैं, तो 2 साल में 8 बार आएंगे। उसी तरीके से यदि 1.5 वर्ष की बात करें तो 1 वर्ष के लिए तो 4 तिमाही आते हैं और आधे वर्ष के लिए 2 तिमाही, और मतलब टोटल कितने तिमाही आ जाएंगे, 6 तिमाही। तो इसलिए अर्धवार्षिक और त्रैमासिक के लिए सूत्र का प्रारूप कुछ इस तरीके से बदल जाएगा कि वहाँ पर हमको जो समय है उसको वार्षिक या जो वार्षिक दिया रहेगा उसको त्रैमासिक या अर्धवार्षिक के रूप में कन्वर्ट करेंगे दर को, और समय को भी यदि तिमाही दिया है प्रश्न तो तिमाही के अनुसार से, यदि अर्धवार्षिक दिया है गणना करने के लिए तो अर्धवार्षिक के हिसाब से समय को हम परिवर्तित करके इसी सूत्र में मान रख के हल करेंगे।
तो उम्मीद है साथियों को आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आगे हम इन प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करके बताएंगे।